आज हम देखते हैं इस प्रकार इटली का एकीकरण देखते हैं। दोनों समकालीन घटना है, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण एक ही साथ हुआ, एक ही युद्ध से दोनों का अल्टीमेट इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। फिलहाल हम लोग इसे देखेंगे, इटली को भी देखेंगे और फिर अलग से एक टॉपिक में जर्मनी के एकीकरण को देखेंगे। अब आप देखिए, जो ये इटली का एकीकरण है मोटे तौर पर राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है। हमने पहले भी कहा कि जो राष्ट्रवाद है उसे समझना बड़ा क्रिटिकल है। राष्ट्रवाद का विकास हुआ, उसका यह परिणाम है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा एक दिमाग में साइड में रखने की जरूरत है कि राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है। जरा इसको ध्यान में रखें कि राष्ट्रवाद क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है। तो अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि एक ऐसी भावना है, एक फीलिंग है, ये राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो कि जिससे उस राष्ट्र की जनता राष्ट्र हित के लिए या राष्ट्र के लिए अपने हितों को त्यागने के लिए तैयार रहती है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि राष्ट्र की नीतियों का समर्थन करती है, राष्ट्र के नीतियों का समर्थन करती है। ये दो फीचर आपको दिखाई देंगे। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्र के संदर्भ में उन सभी बिंदुओं से जिससे कि राष्ट्र का हित होता हो, वो सारी चीजें राष्ट्रवाद के अंदर आएंगी। एक फीलिंग है जो कि इंटरकनेक्ट करती है ना। भाई राज्य कई चीजों से बना होता है, भाई उसमें से जनता है, स्टेट है, लीगल बाउंड्री है, सॉवरेनिटी है ना। उसमें अगर राज्य की जो जनता है राज्य के हितों के संवर्धन के लिए राज्य की नीतियों का समर्थन करती है, भले वो गलत हो। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोग ये नहीं जानते होंगे कि जो पॉलिसी हो रही है अपनाया रहा है पाकिस्तान भारत के खिलाफ, वो अच्छी है या गलत है? जरूर जानते हैं गलत है, लेकिन फिर भी वो अपनी पॉलिसी का समर्थन करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी राष्ट्रवाद है उनके संदर्भ में। बात समझा गई? तो राष्ट्र की नीतियों का समर्थन करना वो राष्ट्रवाद है। और जाहिर सी बात है, आप ये कह सकते हैं कि जहां से प्रबोधन, हमने कहा ना, फिर घुमा फिरा करके हम आ गए कहां पे, पुनर्जागरण और प्रबोधन। पुनर्जागरण और प्रबोधन की जो भावना थी, जो वाणिज्यवाद की भावना थी, राष्ट्रीय राज्य की स्थापना थी, वो राष्ट्रवाद का पहली अभिव्यक्ति माना जा सकता है। यानी जहां पर लोग राज्य का समर्थन अपने वाणिज्यिक हितों के लिए कर रहे हैं, वहां से शुरुआत आपकी राष्ट्रवाद का फर्स्ट फेज होगा। सेकंड फेज आप कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया, तो जाहिर सी बात है उस फ्रेटर्निटी से आपको राष्ट्रवाद का सेकंड स्टेप दिखाई देगा। और तीसरे चरण में नए नए जब राष्ट्रों का निर्माण हुआ तो ये दिखाई देगा, इटली का एकीकरण दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये फेजेस है राष्ट्रवाद के विकास का। तो इन सारी चीजों को जोड़ के इंटरकनेक्ट करने की जरूरत है। फिलहाल इटली का जो एकीकरण है 19वीं शताब्दी का 1871 में है, ये हुआ, कंप्लीट हुआ। तो 19वीं शताब्दी का आप ये कह सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण घटना रहा था। फिलहाल इसका सेगमेंट क्या होगा, कैसे इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, तो जब भी इसे देखेंगे तो हम लोग पहले यही देखेंगे कि इटली के एकीकरण की समस्या, एकीकरण में बाधाएं या समस्याएं, चुनौतियां, जो कुछ भी लिख लीजिए, तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि एकीकरण में बाधाएं क्या थी, क्या चैलेंजेस थे। दूसरे स्तर पे हम लोग ये देखेंगे कि इन चुनौतियों के बावजूद, चाहे शॉर्ट कर लिया जाए, हेडिंग तो शॉर्ट ही रखा जाए, आप ये कह सकते हैं कि एकीकरण के प्रयास क्या क्या हुए, एकीकरण के प्रयास। और तीसरे चरण में हम लोग देखेंगे कि एकीकरण का चरण देखेंगे, फेज देखेंगे, एकीकरण का चरण। फेजेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, एकीकरण का चरण देखेंगे। तो ये एकीकरण के ये 3 डायमेंशंस हैं जिनको हम देखेंगे। और फिर वही हम जर्मनी का भी एकीकरण में भी यही सेगमेंट, यही तरीका अपनाएंगे। तो आइए देखते हैं इटली के एकीकरण में बाधाएं क्या थी। आप जानते रहिए कि वैसे भी इटली जो है इस संदर्भ में महत्वपूर्ण था,
इटली के एकीकरण की बाधाएं। आप जानते हो कि एक समय था पुनर्जागरण में जो कि ग्रीको रोमन एम्पायर में रोम केंद्र रहा था, आगे चल करके पुनर्जागरण का भी केंद्र था। लेकिन 19वीं शताब्दी में अगर देखोगे, बात जरा फिर से समझिए, हमने आपको बताया कि जो पुराना ग्रीको रोमन लिटरेचर था, ग्रीको रोमन युग था, उस ग्रीको रोमन युग की सभ्यता का केंद्र बिंदु रहा था रोम, यानी रोम का एक गौरवशाली इतिहास रहा था। साथ ही साथ पुनर्जागरण में भी आपने देखा कि इटली अग्रणी रहा, है ना, इटली में पुनर्जागरण हुआ। लेकिन इसके बावजूद जब राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ तो आप देखेंगे 19वीं शताब्दी तक जो क्षेत्र था इटली का, वो एक तरह से एक सशक्त राष्ट्र के रूप में नहीं उभर पाया। इन सब के बावजूद तो आखिर में क्या चुनौतियां थी? अगर आप देखेंगे इटली का जो, ऐसे आपको इटली दिखाई देगा, ये उत्तर दक्षिण में, और फिर इधर आपका फ्रांस है, इधर आपका जर्मन संघ था, जर्मन संघ था, ये आपका ऑस्ट्रिया था, रूस था, मोटी मोटा हमने आपको बताया। फिर इधर ये स्पेन और पुर्तगाल थे, और यहाँ यूके था। हमने आपको एक मोटे मोटा तरीका बताया, भूमध्य सागर के तट पे चारों तरफ था, ये इसका कंटेंट था। अगर हम बात करें कि क्या बाधाएं थी, तो बाधाओं में सबसे पहली जो बाधा निकलेगी, जो चुनौतियां निकलेगी, वो, अगर हम चुनौतियों की चर्चा करें तो पहली चुनौती तो यही निकलेगी कि उत्तर दक्षिण में विभक्त इटली में कई राज्य थे, और आपको बता दूं, ये रहा रोम, और ये जो भी आपको यहां पे मिलेगा, लोम्बार्डी, वेनेसिया, सार्डिनिया, पिडमांट, कई आपको मिलेंगे, सिसिली, नेपल्स, कई हैं। इनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है। कई राज्य ये विभक्त थे, और निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि इन पर विदेशी राजकुमार भी स्थापित थे, विदेशी राजकुमारों की नियुक्ति की गई थी। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इटली के एकीकरण की क्या समस्याएं थी, अभी इस बिंदु से सवाल नहीं पूछा हुआ है, लेकिन तैयार होना है आपको, है ना। अब बहुत ज्यादा नहीं है बचा हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी खत्म ही है। इटली जर्मनी का एकीकरण आपने देखा, ये देख लेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार देख लेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वर्साई की संधि देखेंगे, और फिर हल्की सी चर्चा फांसीवाद और नाजीवाद की, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इतना ही है आपके पास, तो ज्यादा नहीं है। इस पे भी हम लोग आधे से अधिक रास्ते को कवरअप कर लिए हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि ये विदेशी राजकुमार थे, तो जाहिर सी बात है इनको निकाले बिना एकीकरण संभव नहीं था। आपको बताऊं, मेटरनिक एक प्रतिक्रिया करता था, मेटरनिक की एक टिप्पणी रहती थी कि जो इटली की स्थिति ये थी कि इटली में एक राज्य दूसरे राज्य से, है ना, एक जिला दूसरे जिले से, एक परिवार दूसरे परिवार से हमेशा लड़ता रहता था। यानी कहता था कि इटली जो है वो कोई क्या कहते हैं कि देश ही नहीं हो सकता, यह एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, ज्योग्राफिकल अभिव्यक्ति था, है ना, ये कभी भी एकीकरण नहीं हो सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चीज अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो यातायात और संचार विकसित नहीं था। इकोनॉमिक स्थिति तो बहुत खराब नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यातायात और संचार विकसित नहीं था। और आप जानते हैं यातायात संचार विकसित होता है तो इंटर कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो वो इंटर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है राष्ट्रवाद का विकास नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज अगर आप देखें, रोम में पोप रहता था, और आप जानते हैं कि इसकी जो सुरक्षा है वो कैथोलिक देश करते थे, कैथोलिक राष्ट्र करते थे। फ्रांस का खुद बड़ा हस्तक्षेप था कि पोप की सत्ता स्थापित रहे। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसके अतिरिक्त आप ये कह सकते हैं कि कैसे एकीकरण हो, एकीकरण के स्वरूप पर भी मतभेद था। इधर लिख देते हैं,
एकीकरण के स्वरूप पर। एकीकरण का स्वरूप का मतलब यह है कि इटली का एकीकरण कैसे हो। आप देखेंगे जैसे काबूल को देखेंगे तो ये था राजतंत्रवादी, यानी यहां पे संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो। मजबूरी भी थी ना, क्योंकि अगर वो राजतंत्र स्थापित न करता, गणतंत्र और लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास करता, तो उसने देखा कि किस तरह से फ्रांस के खिलाफ सारे राजतंत्र वाले इकट्ठे हो गए थे। तो उसको लगता था कि अगर वो राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र या गणतंत्र स्थापित करने का प्रयास करेगा तो यह परिणाम होगा कि यूरोपीय जनता उसके अगेंस्ट हो सकती है। क्लियर है, यूरोपीय राज्य हो सकते हैं। मेजनी था वो गणतंत्रवादी था, रिपब्लिक। जिबर्टी और अन्य लोग थे, वो चाहते थे कि लोकतंत्र हो या संघवाद हो, यानी कुल मिलाकर के, या संघवादी, संघ बनाने का प्रयास करते थे। यानी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न, इटली का एकीकरण कैसे हो, इस बिंदु पर भी मतभेद था और अलग अलग विचारधाराएं थी। क्लियर है, लेकिन एक बात जरूर आपको बता दूं कि ये विचारधाराएं भले ही अलग थीं, लेकिन सब इस बात पर सहमत थे कि इटली का एकीकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इस एकीकरण से, जब तक कि इटली से विदेशी शक्तियों को बाहर न भेज दिया जाए। श्योर है, तो ये आप एक कह सकते हैं कि कॉमन एटीट्यूड था एकीकरण के समस्याओं के संदर्भ में। फिलहाल इन चुनौतियों के बाद भी इटली के एकीकरण के लिए प्रयास होते रहे। आइए हम बात करते हैं कि इटली के एकीकरण का प्रयास में किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखने की जरूरत है, या वो एफर्ट कैसे थे। आइए हम चर्चा करें प्रयासों की कि इटली के एकीकरण का प्रयास कैसे हुआ। बताता हूं, सबसे जो पहला एफर्ट था ना, वो एफर्ट कार्बोनरी का प्रयास, कार्बोनरी। इसका जो प्रयास था, वास्तव में यह कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था। 1810 में इसकी स्थापना हुई थी। कोयला संगठन के मजदूरों की संस्था थी ये। कार्बोनरी आप ये कह सकते हैं कि कोयला खदानों के श्रमिकों की थी। अन्य लोग भी थे इसमें, लेकिन कार्बोनरी स्पेशली इसी नाम से जानी गई। और यह गुप्तचर संगठन था, और इसने 1810 में, 1820 में, 1830 में क्रांति का प्रयास किया। असफल रहा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कार्बोनरी के प्रयासों को हम लोग पहला प्रयास मान सकते हैं जो कि इटली के एकीकरण में किया गया। क्लियर है, जाहिर सी बात है, इसका उद्देश्य यही था कि विदेशियों को किस तरह से बाहर निकालने का प्रयास किया जाए, किस तरह से बाहर निकाला जाए। इसके अतिरिक्त कहने के लिए आप ये भी कह सकते हैं, एक पॉइंट लिखना भी चाहिए कि नेपोलियन के अभियान हुए, एक बिंदु जरूर है, ये कोई बहुत डिसाइडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि नेपोलियन के अभियानों से, ये दोनों के लिए सही है, जर्मनी और उसमें, कि जिस तरह से इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, लेफ्ट का नारा दिया, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया। इससे एकीकरण की भावना मजबूत हुई, इतना तो लिखा ही जा सकता है। जब आप इसी अभियान के साथ, इन्हीं नारों के साथ आप जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो राष्ट्र भी प्रेरित होंगे कि अगर ये कर सकता है तो हमको भी इस पे क्या होना चाहिए, समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो ये लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की भावना थी। तीसरी चीज, एक हल्की सी बात कर ले हम लोग भी, कि एक सांस्कृतिक आंदोलन, रिसार्जिमेंटो, हालांकि बाद का है, चलो लिख लो, अभी लिख लो, रिसार्जिमेंटो समाचार पत्र था ये। रिसार्जिमेंटो के द्वारा सांस्कृतिक आंदोलन चला। बौद्धिक आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखा जा सकता है कि किस तरह से इस समाचार पत्र के द्वारा राष्ट्रवाद के विकास के लिए बातें रखी गईं और उनका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, एक मनोदशा बनी, एक फ्रेम ऑफ माइंड बना। तो निश्चित रूप से इनका भी योगदान था। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है एकीकरण में, वो आप ये कह सकते हैं, वो था मेजनी का। मेजनी को पहला ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिसने वास्तव में एकीकृत इटली की
एकीकृत इटली हो सकती है, इस विचार को समझ सका। यानी एकीकरण की आत्मा, सोल, एकीकरण की बात अगर कहने वाला था तो वो कौन था? सबसे पहले मेजनी था, और इसने एकीकरण की जीवंत अवधारणा रखी। इटली के एकीकरण की जीवंत एकीकरण की जीवंत कल्पना की, और कहता था कि स्टूडेंट लाइफ से इस बात को कहता था कि जब मैं अपने लोगों के बीच में नाचते गाते देखता हूं, लोगों को, यंगस्टर्स को देखता हूं, तो मैं रोने लगता हूं और ये सोचता हूं कि वास्तव में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एकीकरण के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या इटली का एकीकरण संभव हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इटली में का भी एक झंडा हो? क्या यह भी हो सकता है कि इटली का भी एक राष्ट्र हो? राइट, कि हम अपनी एनर्जी जो है ऐसे यूं ही वेस्ट करते रहते हैं। तो वो कहता है कि हम जब यंगस्टर्स था, कॉलेजियंस टाइम था, तो उस समय इन बिंदु को रखते थे, और उसी समय 1830-31 में उसने क्या किया? यंग इटली मूवमेंट चलाया, यंग इटली मूवमेंट। और इस यंग इटली मूवमेंट में उन्होंने इस बात को दावा किया कि वास्तव में अगर इटली का एकीकरण संभव है तो युवाओं को आगे आना चाहिए। एक राष्ट्र, एक देश, एक झंडा, इसका नारा दिया सबसे पहले, है ना। वो कहता था कि बताइए, इटली का एक झंडा तक नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसने यंगस्टर्स को ध्यान में रखा। 1830 की क्रांति में भी मेजनी जो है था, लेकिन फिलहाल असफल हो गया। उसने कार्बोनरी के भी मूवमेंट्स को क्या किया? सपोर्ट किया। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि मेजनी ने इटली के एकीकरण के लिए बहुत प्रयास किया। हालांकि वो प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं इतिहास के मूल्यांकन का जो प्रक्रिया है, सफलता असफलता एक अलग चीज है, लेकिन हम लोग उस एफर्ट्स को, उस प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हैं। और वास्तव में नेक्स्ट जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पीडमांट सार्डिनिया, कभी कभी हम लोग सार्डिनिया ही लिख देते हैं, कभी कभी पीडमांट सार्डिनिया दोनों लिख देते हैं, पीडमांट भी लिखा जा सकता है। तो पीडमांट और सार्डिनिया का जो योगदान है, वास्तव में अगर आप देखोगे तो ये अभी तक जितनी भी बातें हम आपको बता रहे थे, है ना, वो एक तरह से क्रांति के लिए बाइंडिंग्स थे, अर्लियर एफर्ट्स आपके रूप में आपको दिखाई दे रहा था। लेकिन वास्तव में पीडमांट सार्डिनिया का जो योगदान था, उसी के समय से ही रियल में सुधार हुआ। और दो शासकों का नाम आएगा इसमें। पहला नाम आएगा चार्ल्स एल्बर्ट का। चार्ल्स एल्बर्ट जो है पीडमांट सार्डिनिया का शासक था, और इसने क्या किया कि सैनिक सुधार किए, सैनिक एवं आर्थिक सुधार किए। जाहिर सी बात है, बिना आर्थिक और सैनिक सुधारों के आप मजबूत नहीं हो सकते। और चार्ल्स एल्बर्ट ने क्या किया? 1848 में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। 1848 की क्रांति पर ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। याद करिए, हमने आपको बताया था कि 1848 में जो काबूल था, 1848 में जो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का, वो क्रांति से डर करके इंग्लैंड भाग गया था। और उस स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास किया किसने? चार्ल्स एल्बर्ट ने, जो कि पीडमांट और सार्डिनिया का राजा था। यद्यपि यह प्रयास असफल हो गया, लेकिन इटली के लोगों में यह बात क्लियर हो गई कि वास्तव में पीडमांट और सार्डिनिया ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि क्या कर सकता है, कि जो कि एकीकरण के लिए आगे आ सकता है। और वास्तव में हुआ क्या कि चार्ल्स एल्बर्ट ने इस्तीफा दे दिया, और फिर उसका जो पुत्र हुआ विक्टर इमैनुअल ने क्या किया कि सत्ता संभाली, और विक्टर इमैनुअल ने काबूल को प्रधानमंत्री बनाया। और वास्तव में इटली का एकीकरण जो है वो काबूल की प्रतिभा का खेल माना जाता है कि काबूल ने किस तरह से कूटनीतिक बल पे, डिप्लोमेटिक बल पे इटली का एकीकरण किया। फिलहाल विक्टर इमैनुअल और काबूल की जो जोड़ी थी, इसने काबूल का जो प्रयास था, आइए हम बात करते हैं विक्टर इमैनुअल और काबूल के जो प्रयास हैं उनकी बात करें। काबूल प्रधानमंत्री था, और इसने पहला काम तो यही किया, आर्थिक, सैनिक और प्रशासनिक सुधार किया। बात को समझिए, आर्थिक, सैनिक और प्रशासनिक सुधार किया। आर्थिक सुधार के अंतर्गत इसने क्या किया कि यातायात, उद्योग, इनका विकास किया। जाहिर सी बात है, कनेक्टिविटी भी बढ़ी और स्ट्रेंथ भी बढ़ी। सैनिक सुधारों के अंतर्गत उसने
90,000 सैनिकों की सेना खड़ी की और ये प्रशिक्षित सेना थी, वेल ट्रेंड थी। और प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत उसने क्या किया कि संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना की। संवैधानिक राजतंत्र कहा जाए, गणतंत्र नहीं, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया, जैसा कि ब्रिटेन में था ना। यानी एक ऐसा राज्य जो कि प्रशासनिक सिद्धांतों में उदार था, सैनिक रूप से सशक्त था और आर्थिक रूप से सशक्त था। तो ऐसा जो व्यक्ति था वो निश्चित रूप से इटली के अन्य राज्यों के निवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। और ये भी इस बात को मानता था कि इटली, काबूल की जो पहली मान्यता थी वो यही थी कि पिडमांट सार्डिनिया का राज्य इतना मजबूत कभी नहीं हो पाएगा कि वह अकेले विदेशी राज्यों को बाहर निकाल सके, और इसलिए विदेशी राज्यों को बाहर निकालने के लिए उसे कूटनीति का सहारा लेना पड़ेगा, डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर है। और आपको बताऊं, ऐसा ही एक अवसर आया 1853-54 में हुआ, क्रीमिया का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ क्रीमिया। क्रीमिया के युद्ध की क्या कंडीशन थी? क्रीमिया के युद्ध में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ इंग्लैंड, पूर्वी समस्या के रूप में जाना जाता है, और इंग्लैंड या ब्रिटेन के लोग कुछ भी लिख लो, यूके लिख लो, एक तरफ ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, और दूसरी तरफ आप तुर्की था। और इसमें तुर्की पराजित हो रहा था, ब्रिटेन जीत रहा था। लेकिन इस कंडीशन के बावजूद क्रीमिया के युद्ध में काबूल ने सेना भेज दी, 15,000 सेना भेजी। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी का समर्थन करेंगे तो आपके साथ गुड फीलिंग तो जुड़ी जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का एकीकरण हुआ, क्रीमिया के कीचड़ से स्वतंत्रता का फूल खिला, जैसे भी कोई कहते। और हुआ क्या कि जब ये क्रीमिया का युद्ध हुआ तो उसने फ्रांस और ब्रिटेन से, दोनों से इस बात की सहमति ले ली कि इटली का राज्य बनना चाहिए। उसने इटली की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्लियर है। और यहीं पर एक संधि हुई, और वो संधि थी आपकी, जो संधि किया गया वो था प्लाम्बियस का समझौता। क्लियर है। आइए बात करते हैं। 54 ये तो 1844-5 की बात थी, 84 की बात थी, और 1888 में एक समझौता हुआ, उसको हम लोग कहते हैं प्लाम्बियस का समझौता। प्लाम्बियस का समझौता 1858 फ्रांस और पीडमांट के बीच में हुआ। और इस समझौते में यह था कि अगर पीडमांट राज्य पर कोई राष्ट्र, खास करके ऑस्ट्रिया के लिए था, कोई राष्ट्र आक्रमण करता है तो फ्रांस मदद करेगा। अगर पीडमांट राज्य पर कोई राष्ट्र आक्रमण करेगा तो वो मदद करेगा किसी, पीडमांट की, और बदले में उसे नीस और सेवाय का क्षेत्र मिलेगा, नीस एवं सेवाय का क्षेत्र मिलेगा, उसे प्राप्त होगा। श्योर है। ये कंडीशन था किसमें? फ्रांस और पीडमांट के बीच में। और आपने देखा कि इटली और ऑस्ट्रिया अगल बगल जुड़े हुए थे। जैसे ये समझौता हुआ, काबूल ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया की सीमा पर पीडमांट के सैनिकों को रख दिया। ऑस्ट्रिया को लगा कि ये तो हमारे पर आक्रमण की तैयारी है, और ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया। किस पे? ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया पीडमांट राज्य पर। और फिर इस प्लाम्बियस समझौते के अंतर्गत फ्रांस ने मदद किया। क्लियर है। किसकी? पीडमांट की मदद करना शुरू किया। आपको बताऊं कि पीडमांट की मदद के बाद फ्रांस और पीडमांट के जो राज्य थे वो, उनको सफलता भी मिल रही थी। तभी एकाएक फ्रांस ने यू टर्न लिया और उसने समझौता कर दिया। किसका? किसके साथ? फ्रांस के साथ किया, वेलाफ्रेंका की संधि। वेलाफ्रेंका की संधि। इन संधियों को याद रखने की जरूरत है। सन आप नहीं भी जानोगे कोई बात नहीं है, लेकिन वेलाफ्रेंका की जो संधि हुई वो हुई फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में हुई। और इससे क्या हो गया? युद्ध विराम हो गया, युद्ध विराम कर दिया गया। और जो लोम्बार्डी का क्षेत्र था, लोम्बार्डी इटली को मिला। इटली कह रहे हैं, पीडमांट को मिला। अभी इटली बना ही कहां? पीडमांट को मिला। और फ्रांस ने नीस और सेवाय भी नहीं मांगा। फ्रांस ने नीस और सेवाय नहीं मांगा। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इस पूरे से जो फायदा हुआ वो किसको हुआ? वो कहीं ना कहीं वो फायदा हुआ पीडमांट को ही हुआ। हालांकि योजना सफल नहीं हुई, और हम ये मानते हैं कि फर्स्ट फेज जो हुआ वो कंप्लीटेड हो गया। फर्स्ट फेज वाज कंप्लीटेड। यानी इटली के एकीकरण का पहला चरण संपन्न हुआ, और इस पहले चरण में लोम्बार्डी का जो क्षेत्र है वो पीडमांट
राज्य को मिल गया। श्योर, आइए आपको बात करते हैं। वास्तव में इसी समय दो घटनाएं हुई स्पेशली। वो घटना ये हुआ कि अब ये तो तय हो गया कि पीडमंट राज्य के नेतृत्व में ही एकीकरण होगा, तो जो बीच के राज्य थे परमा, मोडेना, टस्कनी, इन राज्यों ने और प्लस नीचे जो गैरिबाल्डी था उसने क्या किया, एक ही साथ आंदोलन करना शुरू किया। यानी सेकंड फेज में क्या हुआ, हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि जनमत संग्रह हुआ किसका, परमा, मोडेना और टस्कनी। बहुत सारे लोग इसीलिए 5 चरण भी मानते हैं, लेकिन 4 चरण में इसको देखिए, परमा, मोडेना और टस्कनी, इन राज्यों ने जनमत संग्रह के द्वारा जनमत संग्रह से विलय कर लिया पीडमंट में, जनमत संग्रह से विलय कर दिया पीडमंट स्टेट के द्वारा। क्लियर है? और इसी समय जो गैरिबाल्डी था उसने नीचे था, सिसिली द्वीप में था नीचे, उसने कहा कि अगर आपने ऊपर कूटनीति के माध्यम से अगर एकीकरण करने से रोका है, तो मैं यहां शक्ति के माध्यम से दक्षिण से, अगर उत्तर से एकीकरण रोक दिया गया है तो मैं दक्षिण से एकीकरण करने के लिए प्रयास करूंगा। फिर नेपल्स, सिसिली, इन सारे द्वीपों को जीतते हुए वो रोम की तरफ आगे बढ़ा। काबूल डर गया, क्योंकि काबूल को लगता था कि अगर ऐसा हुआ तो अगर रोम पर आक्रमण हुआ तो सारे कैथोलिक राष्ट्र एक साथ हो जाएंगे और धरा का धरा रह जाएगा सारा। फिलहाल उसने खुद भेजा किसको, विक्टर इमैनुअल को भेजा, और उसने समझाया किसको गैरिबाल्डी को। और फिलहाल नेपल्स, सिसिली, ये सारे क्या हुआ, उसने समर्पण कर दिया और नेपल्स और सिसिली का भी विलय हुआ। नेपल्स और सिसिली का विलय हुआ ये गैरिबाल्डी के प्रयासों से, गैरिबाल्डी के प्रयासों से। और आप ये कह सकते हैं कि यहां से सेकंड फेज इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण संपन्न हुआ। आपको बताऊं इसी के बाद काबूल की मृत्यु हो गई, लेकिन काबूल ने जिस तरह से सोचा था, अगला जो 2 चरण था इटली का एकीकरण उसी तरीके से हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, आइए बात करते हैं। वास्तव में अगला जो 2 चरण है वो जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। वास्तव में प्रशा और पीडमंट में एक संधि हुई, 1865-66 की बात है। प्रशा और पीडमंट में संधि हुई है ना। हमने आपको लोकेशन एक बार और बता दूं, ये रहा आपका इटली, ये रहा ऑस्ट्रिया और ये रहा प्रशा। इटली, ऑस्ट्रिया। इसने कहा कि अगर हम उत्तर से ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करते हैं तो आप दक्षिण से आक्रमण करिएगा। और इसके बदले में हम आपको एकीकरण में मदद करेंगे। और वास्तव में ऐसा युद्ध हुआ, और ये युद्ध हुआ सेडोवा का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ सेडोवा 1866 में। सेडोवा का युद्ध हुआ 1866 में, नाम याद रखने की जरूरत है, बहुत भूलता है। और जो सेडोवा के युद्ध में आपको बताऊं, इटली यद्यपि पराजित हो रहा था, सेडोवा का युद्ध स्पेशली हुआ था प्रशा और ऑस्ट्रिया में। अंत हुआ प्राग की संधि के द्वारा, अंत लिखना जरूरी नहीं है। इस युद्ध में पीडमंट ने साथ दिया था प्रशा का, और जब युद्ध समाप्त हुआ प्राग की संधि के द्वारा, तो प्रशा को मिला कौन सा क्षेत्र, वेनेशिया का क्षेत्र मिला, वेनेशिया। तो ये लोम्बार्डी था और यही वेनेशिया था, तो लोम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र मिला। लोम्बार्डी पहले मिल चुका था, क्षेत्र मिला। और आप ये कह सकते हैं कि थर्ड फेज कंप्लीटेड। एकदम याद होना चाहिए, पहले फेज में क्या मिला, जब फ्रांस के साथ संधि हुई थी, लोम्बार्डी। सेकंड फेज में आप देखेंगे परमा, मोडेना, टस्कनी, नेपल्स, सिसिली। क्लियर है? तीसरे फेज में हुआ वेनेशिया, जब प्रशा और जर्मनी वाला था। और अब क्या था, अगर आप देखेंगे तो रोम को छोड़ करके अधिकांश भाग पर इटली का एकीकरण हो गया था। लेकिन जब तक रोम में पोप रहेगा तब तक एकीकरण का स्वप्न पूरा नहीं होगा। लेकिन बहुत जल्द ही यह स्थिति आई, और वो स्थिति आई 1871 में, 1871 में, 1871 में आई। और 1871 में युद्ध हुआ प्रशा और फ्रांस के बीच। नेपोलियन थर्ड था, इसमें फ्रांस हारा, प्रशा जीता। और इस समय जब नेपोलियन हार रहा था तो उसने रोम से भी फ्रांसीसी सैनिक बुला लिए। मौका देखते हुए विक्टर इमैनुअल ने रोम पर अधिकार कर लिया। और यह है, इसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ सेडान, बैटल ऑफ सेडान। इसके बाद फिर बर्लिन की संधि होगी, और उस संधि में जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र का संज्ञा दिया जाएगा। और इसी से फिर आप कह सकते हैं कि फोर्थ स्टेप जो है ऑफ या स्टेज ऑफ यूनिफिकेशन वाज कंप्लीटेड। चौथा चरण संपन्न हुआ, और इस प्रकार इटली का एक निर्माण हुआ। यानी आपने देखा कि इटली का जो एकीकरण है 4 चरणों में हुआ, और उसमें काबूल का योगदान स्पेशली रहा। ठीक है, और बाकी जो अर्लियर एफर्ट थे उन सारे एफर्ट्स को आपको लिखते चले जाना है। आसान सा पार्ट है, बशर्ते इन्हें जानते रहिए। पहले यानी क्रीमिया का युद्ध जानिए, पहले चरण में लोम्बार्डी, दूसरे चरण में जो स्वतः प्रयास हुए वो रखिएगा, तीसरे चरण में आपका वेनेशिया का पार्ट, और चौथे चरण में रोम। इन्हीं 4 चरणों में इटली का एकीकरण हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और आज की क्लास को हम लोग विराम देते हैं। कल की क्लास में हम लोग फिर जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, और जब इटली और जर्मनी का एकीकरण पढ़ लेंगे तब हम लोग इन दोनों के सवालों को देखेंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मोटिव बनाए रहिए, है ना। और जिन लोगों का ऑप्शन लिया मूड है ऑप्शनल